इसी परिस्थिति में भी हम जीत गए, इसका मतलब ये है फैक्टर काम नहीं करता, अनेकों फैक्टर काम करता है। मुसलमान न भी अगर देंगे तो भी महागठबंधन के अन्य घटक के लोग दल मिल करके चुनाव में अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ पर जो वोट कटा तो कहने का मेरा मतलब वहाँ अपना शहाबुद्दीन फैक्टर काम किया। हम समझते हैं कि मुसलमान भाई भी ये समझेंगे कि हम ही जिता देंगे, सो बात नहीं है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज इंडिया तक पे। और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उस पर लगातार कई सारी खबरें आ रही हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेके बीजेपी खुशफहमी में है, क्योंकि आपको बता दें कि गोपालगंज से बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है, तो वहीं मोकामा से बीजेपी की भले ही हार हुई हो, लेकिन सुशील मोदी इस बात से खुश हैं कि सुशील मोदी ने कहा है कि वहाँ पे हमारा जो वोट का प्रतिशत है वो बढ़ा है और ये हमारे लिए अच्छी खबर है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वहां पे राजद की जीत नहीं हुई है, वो जीत अनंत सिंह की हुई है, छोटे सरकार की जीत हुई है। सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि अगर वहां से अनंत सिंह निर्दलीय भी चुनाव लड़ते तो भी चुनाव जीत जाते, इसलिए राजद इस खुशफहमी में या महागठबंधन इस खुशफहमी में नहीं रहे कि उनकी जीत हुई है। इसी में बातचीत करेंगे, हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको। सर, क्या कुछ कहेंगे? सुशील मोदी जी का बयान आया हुआ है, कह रहे हैं कि राजद या महागठबंधन बहुत खुशफहमी में नहीं रहा कि उनकी जीत हुई है। उन्होंने कहा है कि हमारा जो वोट का मार्जिन है वो बढ़ा है, यानी पहले जब जदयू वहां से लड़ी थी गठबंधन में बीजेपी के साथ तो 30,000 वोट मिला था, लेकिन जब बीजेपी अकेले वहां पे लड़ी है तो 50,000 वोट आए हैं। देखिए, सुशील मोदी जी अभी बेरोजगार हैं, उनको कोई काम धाम नहीं है, यही वो आगे पीछे सोचते रहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका नेतृत्व है वो उनसे खुश हो। तो उनको खुश होने के लिए ये सब सारी बातें वो बोलते हैं। मोकामा में मैं मानता हूँ कि अनंत सिंह का वर्चस्व है, लेकिन एक कभी नहीं कहा जा सकता है कि वो अकेले लड़ेंगे और जीत जाएंगे। ऐसे निर्दलीय बहुत से लोग जीतते हैं, वहाँ जीत भी सकते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती है कि इस बार जिस प्रकार से वोट काटने का प्रयास किया गया था कि बच्चू यादव या लल्लू यादव कोई थे वो खड़ा हो गए थे और काफ़ी उन्होंने डिस्टर्ब किया, तो वैसी परिस्थिति में वोट का मार्जिन कम होना स्वाभाविक था। और वैसी परिस्थिति में जब वो जेल में हैं और उनकी पत्नी लड़ रही थी तो चुनाव जीतना और 17,000 वोट कोई कम मार्जिन नहीं होता है, इसलिए कंफर्टेबल मेजोरिटी से वहाँ पर जीते हैं। उसमें सबका सहयोग रहा है, महागठबंधन के सभी लोग वहाँ पर गए हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ वोट में दरार आई जिसके चलते वो वोट उनको न मिला और मार्जिन कम हुआ है। अच्छा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाजपा को उसका कोई श्रेय जाएगा, सो बात नहीं। यानी अगर वो महागठबंधन को खुशफहमी में बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सुशील मोदी जी खुशफहमी में है। निश्चित रूप में जो सुशील मोदी जी खुशफहमी में भी हैं और जानबूझकर के वो ऐसा एक्सप्रेस कर रहे हैं सो दैट कि उनके जो आला कमान है वो खुश हो गए, ताकि आगे उनको किसी न किसी रूप में एडजस्टमेंट हो। गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में जो वोट की मार्जिन रही है, भले ही बीजेपी चुनाव जीत गई है, लेकिन आपकी पार्टी वहां पे महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे वो 2,000 वोटों से चुनाव हारे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? हम वहां पर देखते हैं कि वहां पर हमारी जीत हुई है। अब कैसे जीत हुई है कि जो महागठबंधन का परंपरागत वोटर्स होते हैं, मुसलमान और शेड्यूल कास्ट में, यादव समाज में, ये सब लोग, तो भाजपा के कैंडिडेट एक थे, बसपा के कैंडिडेट 12,000 वोट काटे और फिर यादव कैंडिडेट जो साधु यादव की पत्नी थी वो 8,000 वोट काटे, तो 12, 8, 20,000 वोट। MIM के 12,000 वोट। हाँ, MIR ने भी 24,000 मिलता और 17,000 ये था
7-5 बार आसानी से जीत हो जाती। 42,000 वोट था, आसानी से जीत था। तो कहने का मतलब है कि उतना कटिंग के बाद भी अगर हम वहाँ पर जीते हैं तो 200 का एक वोट है या 1000 का एक वोट है, वो कोई कम वोट नहीं है। इसलिए भाजपा को खुद से फहमी में रहने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर महागठबंधन की जीत हुई है। महागठबंधन में आज साबित कर दिया है लोग कि दूसरा लोग वोट काटना चाहेंगे, उसके बावजूद भी परिस्थितियां ऐसी है कि महागठबंधन के अन्य घटक अन्य लोग मिल करके महागठबंधन को यानी उम्मीदवार को जिताएंगे। लगभग जो 2000 वोटों से राजद उम्मीदवार की हार हुई, आप उसको हार नहीं मानते हैं? एकदम नहीं हार मानते हैं। इसलिए नहीं मानते हैं कि बताया गया ना, AIM है या साधु यादव की पत्नी है और फिर एक बसपा के कैंडिडेट के रूप में वो थी, सब मिला के 20,000 22,000 वोट काट ली है ना। लेकिन आप माई समीकरण की जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो माई समीकरण में आप ये कह रहे हैं कि राजद के साथ शेड्यूल कास्ट और माई समीकरण रहता है, लेकिन MIM यहाँ 12,000 वोट लेने में कामयाब रही है। तो क्या आप मान रहे हैं कहीं ना कहीं ये एक शहाबुद्दीन फैक्टर काम कर रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि यही ना है माई समीकरण। हमारा माई का मतलब कि भाई होता है भाई और एम का होता है मुसलमान। तो मुसलमान फैक्टर भी, तो मुसलमान वोट हमको मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, वो AIM ने काट लिया। तो वैसी परिस्थिति में भी हम जीत गए। इसका मतलब ये है कि MIM ने वोट काट लिया, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे खास करके जो शहाबुद्दीन का थोड़ा दबदबा रहता है गोपालगंज, छपरा और सीवान की सीटों पे, तो जो शहाबुद्दीन के समर्थक थे वो खासे नाराज चल रहे थे तेजस्वी यादव से। तो क्या इसका भी खामियाजा तेजस्वी यादव को उठाना पड़ा है क्या? अब देखिए, एक फैक्टर काम नहीं करता है, अनेकों फैक्टर काम करता है। लबो लबाव यही है कि जो मुसलमान फैक्टर है वो महागठबंधन के साथ है और भाजपा के विरुद्ध में हर जगह जहां महागठबंधन के लोग रहेंगे वहां पर मुसलमान का वोट मिलेगा और मिलता रहा है। और यहाँ पर जो वोट कटा, तो कहने का मेरा मतलब है कि उसके बावजूद भी हम जीते। तो हम समझते हैं कि मुसलमान भाई भी ये समझेंगे कि हम ही जिता देंगे, सो बात नहीं है। मुसलमान न भी अगर देंगे तो भी महागठबंधन के अन्य घटक के लोग दल मिल करके चुनाव में अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन वहाँ की विशेष परिस्थिति थी, वहाँ अपना शहाबुद्दीन फैक्टर काम किया जैसा आप लोग समझते हैं। लेकिन मुसलमान का जो दूसरे जगहों में है महागठबंधन के साथ रहेगा, तो महागठबंधन दल और मुसलमान और महादलित और दलित और बाकी पिछड़े लोग मिल करके जो हमारा गठबंधन है एकदम मजबूत गठबंधन में है। और 2024 और 2025 में उसका रिजल्ट आप देखिएगा, हम लोग काफ़ी आगे रहेंगे भाजपा से। कल आपकी पार्टी का अधिवेशन होने वाला है दिल्ली में, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर आखिरी में? देखिए, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाधा होता है, परिहारता है कि हम लोग साल में 6 महीना में करते हैं बैठक। और ये तय था लखनऊ में क्योंकि उसमें नेताजी मुलायम सिंह यादव की मृत्यु हो गई, इसलिए उसको हम लोग टाल दिया था और कल यहाँ पर कर रहे हैं। और करेंगे तो स्वाभाविक है, आसन्न जो लोकसभा का चुनाव है, फिर आने वाला विधानसभा है, वो सब पर भी हमारी चर्चा होगी, उसमें हमारी क्या भूमिका होगी। हम लोग ये बात पर भी चर्चा कभी कभी करेंगे कि जैसे उपचुनाव होते हैं तो उपचुनाव में भी हम लोग दरकिनार किए जाते हैं, चाहे तारापुर का चुनाव हो, चाहे कुशेश्वर का चुनाव हो, चाहे गोपालगंज का चुनाव हो, चाहे मोकामा का चुनाव हो, या फिर कुर्नी का चुनाव आ गया। तो ये सारे चुनाव जो उपचुनाव होते हैं उसमें हम लोगों की भूमिका क्या हो, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। हम लोग दावा कर सकते हैं या न कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो फिर इसके बाद हम अपना सदस्यता अभियान चला रहे हैं, उसकी समीक्षा भी हम लोग करेंगे कि सदस्यता अभियान का हमारा क्या है, हम कैसे आगे और सदस्य लोग बनावें जिससे कि लोग हमारे साथ हो। फिर ये भी बात हो सकती है कि हम अभी महागठबंधन के साथ हैं, महागठबंधन के साथ अगर जिस तरह से हैं हमको रहने में फ़ायदा है, घाटा है, इस पर भी हम दोनों से राय लेंगे और जैसे राय बनेगा उसके अनुसार बात करेंगे। तो करने का मतलब नीति और सिद्धांत मूलक जो बातें पार्टी की होगी वो सबका डिसीजन यहाँ पर होगा कि हमको क्या करना चाहिए। और अभी दूसरी बात है कि हम लोग कुछ आंदोलनात्मक रुख भी अपनाने की बात कर रहे हैं। अब जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है
और साथ साथ जो हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का 2-3 मुद्दा है कि हम लोग कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू करना चाहते हैं, जिससे कि गरीब का बच्चा कोई भी हो बढ़िया से पढ़ सके। आज गरीब का बच्चा किसी भी जात का, किसी भी का कौम का है, वो सरकारी विद्यालयों पर डिपेंड करता है जहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। और अमीर तबके के जिस जात जिस कौम का बच्चा हो वो 10 लाख 20 लाख दे करके पढ़ाता है, तो इससे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस समय हमारे बच्चे पिछड़ रहे हैं। इस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात हम लोग करेंगे कि संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब हमको आरक्षण मिला था 16%, तो आरक्षण एक तो 16% है ही नहीं। हम लोग कमीशन का मांग करेंगे कि आप पता लगाइए क्या हमको आरक्षण कितना मिला है। तो हम समझते हैं कि 5 या 6% से ज़्यादा आरक्षण हमको नहीं मिला है एक तरफ। और दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि जो निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है और बहुत सी सेवाओं को भी भारत सरकार निजी क्षेत्रों में लाने का काम कर रही है, जिसके चलते हमारा जो भी आरक्षण है वो कटिंग हो रहा है। तो इस तरह से मुद्दा है, इस पर हम लोग सब बात करेंगे। तो क्या ये माना जाए कि कल आपका जब अधिवेशन आपकी पार्टी का समाप्त होता है, उसके बाद बैठक करने के बाद क्या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ग्राउंड लेवल पे भी काम करेगी, सड़कों पे भी क्या महंगाई को लेकर आंदोलन भी कर सकते हैं इस तरह? बहुत ये बात सही है। हम लोग जब महागठबंधन के साथ हैं तो हम लोग तो चूंकि सत्ता में हैं, तो सत्ता के लोग को आंदोलन नहीं करना चाहिए, केंद्र सरकार, लेकिन हम केंद्र सरकार के खिलाफ या फिर राज्य सरकार के खिलाफ हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, करना चाहिए न करना चाहिए, इन सब मुद्दों पर विचार करेंगे हम लोग। चलिए, तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी थे। इन्होंने साफ तौर पे सुशील मोदी के बयान पे कहा है कि सुशील मोदी अभी बेरोजगार हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनको बीजेपी कोई जगह दे दे, इसलिए इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने गोपालगंज के परिप्रेक्ष्य में कहा है कि गोपालगंज में जो चुनाव हुआ है, भले ही यहाँ साबुद्दीन फैक्टर काम किया हो, लेकिन आज भी जो मुस्लिम वोटर हैं, जो माई समीकरण है, उसी तरह से मजबूत है। और बिहार के अन्य जिलों में जब चुनाव होगा तो सारे मुसलमान महागठबंधन के साथ ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मात्र 1 घंटे में पाए नया पैन कार्ड और किसी भी सरकारी फॉर्म भरने, वो एमयू, जामिया के फॉर्म व आधार कार्ड में सुधार के लिए संपर्क करें जन सुविधा केंद्र डिजिटेक जोन प्लस यूनियन बैंक के सामने झगड़ावा बर के पास।